चलिए, तो यूनिट 10 के अंदर हम कमीशंस को डिस्कस कर रहे थे, ठीक। और आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर विमेन की, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मैं इसकी दे दूं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका गठन जो है वो 1990 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, और एक्ट का नाम क्या था? महिला आयोग अधिनियम 1990। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 है उसका जो सेक्शन 3 था, उस सेक्शन के अंदर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, गठित किया गया है। इसकी जो स्थापना है ये 31 जनवरी 1992 में की गई थी। ये डेट आपको ध्यान रखना है। कुछ बेसिक फैक्ट में तो ये एक स्टैट्यूटरी मतलब सांविधिक निकाय है, साथ ही इसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, इट इज ऑफ एडवाइजरी नेचर, मतलब ये एक सलाह देने वाला या सलाहकारी निकाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी जो प्रथम अध्यक्षा हैं वो जयंती पटनायक रही हैं। वर्तमान अध्यक्षा रेखा शर्मा है। अध्यक्ष सदस्यों की जो नियुक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसके बाद में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये सभी को पता होगा। लेकिन जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और ये 2014 से प्रारंभ हुआ इसे हमने सेलिब्रेट करना। ये एक्चुअली 13 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये सरोजनी नायडू का जन्म दिवस है, ये उनका बर्थडे है, बर्थ डेट है सरोजनी नायडू जी की। और सरोजनी नायडू जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में या इंडिया के डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षा बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये आपको पता होगा। 1925 का जो कानपुर कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें ये अध्यक्षा बनी थी। इन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की एक बुक भी लिखी थी। इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोकिला, भारत कोकिला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर है, भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और जैसा मैंने आपको एक बार बताया होगा कि ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, इवन भारत की भी पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कल इनके स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा था कि इन्होंने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद पक्षी कहा था, केस्ड बर्ड कहा था उन्होंने गवर्नर के ऑफिस को, उसकी पोजीशन को लेकर, ठीक है। तो उन्हीं के जन्मदिन की याद में 13 फरवरी से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल वुमेन डे, और ये 2014 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। नेशनल वुमेन कमीशन की जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसका जो मोटो है, ध्यान रखना, जो आदर्श वाक्य है वो है महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण। यदि आप इसकी साइट पर जाएंगे तो आपको फ्रंट में यही लिखा हुआ मिलेगा, महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण। एक और चीज की इनकी एक मैगजीन भी पब्लिश होती है, और इस मैगजीन का नाम है राष्ट्र महिला। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है महिला आयोग के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम महिलाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या उनके लिए जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किए, उनके अधिकारों को लेके, उनके जो एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें बचाने के लिए लेकर या उनके समस्या में जो सोशल मॉल प्रैक्टिसेस हैं उन्हें प्रोहिबिट करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए या उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए न केवल संविधान में बहुत सारे प्रोविजन हैं, बल्कि सरकार ने भी इस संबंध में, पार्लियामेंट ने भी इस संबंध में बहुत सारे कानून बनाए हैं। तो पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहा हूँ, महिलाओं के फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 14, 15 सभी ने पढ़ा है कि आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी समान माने जाएंगे। 15 में क्लियर लिखा हुआ है कि स्टेट किसी व्यक्ति के साथ में, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के साथ में, मतलब यहाँ पे सिटीजन के बारे में कहा गया, स्पेशली राइट सिटीजन को है, तो किसी सिटीजन के साथ में सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा किसी नागरिक के साथ। ये आर्टिकल 15 में क्लियर किया गया है। आर्टिकल 21, इसमें एक और आर्टिकल देखना, आर्टिकल 21 में भी महिलाओं के राइट की बात की गई है, उनकी डिग्निटी के बारे में बात की गई है। मैंने आपको क्लास लेक्चर में जब मैं पॉलिटी बता रहा था तो मैंने आपको एक केस बताया था, काफी हिस्टोरिक केस रहा है इंडिया का, काफी महिलाओं के एडवांसमेंट को लेके हम काफी कहेंगे, या हम सीधा कह रहे हैं कि उनका जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस होता है उसे बचाने को लेकर वो केस काफी मददगार रहा है सरकार को कानून बनाने में, या महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर। ध्यान होगा आपको, भवरी देवी केस 1993 का काफी
जबरदस्त केस था और शायद यही केस था जिसके ग्राउंड पर, जिसे बेस बनाकर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन इशू किया था। कुछ डायरेक्शंस, कुछ ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि जो वर्किंग वुमेन हैं, जो वर्क प्लेसेस पर काम करती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी मेजर, उनके सेफ्टी मेजर्स भी रखे जाने चाहिए, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसे विशाखा गाइडलाइन कहा गया था। तो आर्टिकल 21 के अंदर विशाखा गाइडलाइन भी आती है। काफी डिटेल में मैंने आपको डिस्कस किया था ये कि भवरी देवी कौन थी और क्या हुआ था। एक्चुअली वो गैंगरेप की विक्टिम रही थी और काफी मार्मिक केस है वो इंडियन हिस्ट्री का अभी तक। ठीक है, तो वो आर्टिकल 21 के अंदर जो कार्यस्थल हैं, जो वर्किंग प्लेस है, तो वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में भी प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 23 उनके मूल अधिकार में बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उन्हें प्रेशराइज करके उन्हें किसी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेलना, ये उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट होगा। इसके विरुद्ध उन्हें अधिकार दिए गए हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। आर्टिकल 39 में आपको पढ़ा होगा, 39A के अंदर लिखा हुआ है कि हम स्टेट की एक ड्यूटी इंपोज की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कि वो मैन हो या विमेन हो, दोनों के लिए एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जो आजीविका के पर्याप्त साधन दोनों के लिए उपलब्ध कराएगा। उसमें किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मैन के लिए भी और विमेन के लिए भी। तो और इसी का एक पार्ट आपने पढ़ा होगा 39D, जिसमें यह बोला गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड विमेन, मतलब महिला और पुरुषों को एक से ही काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 42 में आपने देखा था कि मैटरनिटी रिलीफ के बारे में काफी बात की गई है। राज्य को ये ड्यूटी दी गई है कि वो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 47 में जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे सुधारने की बात की गई है। जो कमजोर वर्ग हैं, जो क्लासेस हैं, उनको लेकर, स्पेशली महिलाओं को लेकर जो हमारे ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनमें भी महिलाओं की डिग्निटी को लेकर बात की गई है। और हमसे ये कहा गया है कि हम ऐसे यूसेज, ऐसे कस्टम्स, ऐसे रिचुअल्स जो विमेन डिग्निटी के अगेंस्ट में हैं, तो हम उन्हें प्रोहिबिट करेंगे, हम उन्हें अपोज करेंगे। मतलब ऐसी प्रथाएं हों, ऐसे हमारे कस्टम्स हों या हमारे परंपराएं जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध जाते हैं, हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक ड्यूटी होगी। आर्टिकल 243 पंचायती राज में हमने देखा था जो लोकल बॉडीज हैं उनमें विमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई हैं। इवन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो 50% रिजर्वेशन इसमें दे रखा है। आर्टिकल 325, 326 इसमें ये बोला गया है कि लिंग के आधार पर, 325 के अंदर कहा गया है कि सेक्स के बेसिस पर वोटिंग में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई डिस्क्वालिफिकेशन इंपोज नहीं करेगा स्टेट, ये इसके अंदर बात की गई है। 326 के अंदर बोल दिया गया है कि एडल्ट वोटिंग की जो बात की गई है, एडल्ट सफरेज की जो बात की गई है, वयस्क मताधिकार की, तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सरकार और पार्लियामेंट ने भी काफी कुछ किया है। डॉबरी एबोलिशन एक्ट, दहेज उन्मूलन अधिनियम 1962 में आया था। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 1976 का है। इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो है। बहुत सारे एक्ट, निर्भया फंड बनाया था 2012 में। ये मैं आपको बता रहा था, ये कार्यस्थल पर महिलाओं का जो लैंगिक उत्पीड़न होता है, 2013 में सरकार ने इसके लिए एक एक्ट ही बना दिया था विशाखा गाइडलाइन के बाद में, कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस ऑफ वुमेन होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बना दिया, एक गाइडलाइन सेट कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। विशाखा एनजीओ के कारण उस गाइडलाइन का नाम विशाखा गाइडलाइन पड़ा था। बाद में सरकार ने इस पर एक्ट भी बना दिया है। ठीक है, बहुत सारी बातें की गई। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि जब विमेन के लिए इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनके राइट्स की बात की गई है, इतने सारे एक्ट बना दिए गए हैं जो उनके एक्सप्लॉयटेशन से या उनके लिए जो एक डिग्निटी है उनकी, उन्हें मेंटेन करने के लिए प्रोविजंस करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे एक्ट, इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या महिलाएं उस बारे में अवेयर हैं, या क्या समय के साथ में उनमें कुछ चेंज लाना जरूरी है। तो ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो इन सबको मॉनिटर करे, जो सुपरविजन करे इन सबका। और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने 22 मई 1990 को पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इनिशिएट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल इनिशिएट किया था जिसका नाम था कमीशन फॉर विमेन
नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990, और 1990 में ही ये पास हो गया था। और इसी एक्ट का सेक्शन 3 जो था, चैप्टर 2 का सेक्शन 3, उसके अंदर एक संस्था गठित की गई थी जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर विमेन। तो ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन ये कैसी संस्था है? तो ये एक स्टैट्यूटरी संस्था, एक एडवाइजरी संस्था है, ध्यान रखना। मतलब एक सांविधिक निकाय है, एक एडवाइज करने वाला निकाय है ये संस्था। थोड़ा सा कंपोजिशन के बारे में चलते हैं, इस आयोग की संरचना किस तरीके से होगी। तो आयोग का कंपोजिशन जो है उसमें एक अध्यक्ष होगा, इसके अलावा 5 सदस्य होंगे और एक सेक्रेटरी मेंबर होगा। मतलब टोटल मिला के 7 सदस्यीय ये संस्था होगी। ध्यान रखना, जो महिला आयोग है उसमें टोटल मिला के 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी होता है, मतलब सदस्य सचिव होता है। थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लें। अपॉइंट कौन करता है? तो इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, यहाँ प्रेसिडेंट या गवर्नर का कोई रोल नहीं है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, कोई इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। केंद्र सरकार अध्यक्ष और सदस्यों को अपॉइंट करेगा, सेक्रेटरी मेंबर को भी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो देखना, अब क्या कोई क्वालिफिकेशन है इनके लिए? बिल्कुल क्वालिफिकेशन है। देखिएगा, अध्यक्ष के बारे में क्या लिखा है, जो चेयरपर्सन होगा कमीशन का, उसके बारे में लिखा है ये केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी और एक ऐसे व्यक्ति को करेगी जिसने महिला हित के लिए काम किया हो, विमेन्स के राइट के लिए, विमेन के प्रोटेक्शन, जो विमेन प्रोटेक्शन के क्षेत्र में उनके एडवांसमेंट को लेके, मतलब कुल मिला के उसने विमेन जो फील्ड है, महिला क्षेत्र जो है, उनकी समस्याओं को लिए वो पूरी तरह से उसमें डिवोटेड रहा हो, वो उसमें पूरी तरह से समर्पित रहा हो, उनके उत्थान को लेकर या उनके संबंध में कार्य करने को लेकर। तो ऐसे व्यक्ति को चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा। मतलब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक्ट के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये महिला को ही किया जाएगा। ये मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है इसके अंदर। ये अलग बात है कि अभी तक जितने भी चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो सभी वुमेन थे, तो ये एक अलग बात है। पर ध्यान रखना, ऐसा यहाँ एक्ट में लिखा नहीं है, तो ये यहाँ पे पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। अब हमने कहा कि 5 जो सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार 5 सदस्यों को अपॉइंट करेगी, क्या उनके लिए कोई ग्राउंड रखा गया है, कोई क्वालिफिकेशन रखा गया है? बिल्कुल। तो ये कहा गया है केंद्र सरकार ऐसे लोगों को, ध्यान रखना, केंद्र सरकार जो है वो ऐसे लोगों को सदस्य अपॉइंट करेगी जो सत्यनिष्ठ हों, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हों और जिन्होंने, ध्यान रखना, लॉ या विधान, व्यवसाय, संघ, आंदोलन, महिलाओं के लिए नियोजन, महिलाओं के जो जॉब होते हैं, या महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, या किसी संगठन के प्रबंध के लिए, किसी स्वैच्छिक महिला संगठन, जो एनजीओज होते हैं जो महिलाओं के क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनके अंदर चाहे फिर वो महिला कार्यकर्ता भी हो, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को यदि इन क्षेत्र में योगदान दिया है उन लोगों ने, तो उनमें से ही इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी, इन मेंबर्स की नियुक्ति की जाएगी, 5 सदस्यों की। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये महिलाएं ही होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि महिलाएं ही होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। मतलब यहाँ मेल भी अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक कंपल्सन है इसके अंदर कि इन 5 मेंबर्स में, ध्यान रखना मैं 7 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इन 5 मेंबर्स की बात कर रहा हूं। तो इन 5 मेंबर्स में कम से कम एक एसटी का और एक एससी का होना अनिवार्य। ध्यान रखना, इन 5 मेंबर्स में से एक अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए और एक किसका होना चाहिए, अनुसूचित जाति का होना चाहिए। तो ओवरऑल 7 में नहीं, बल्कि इन 5 मेंबर में एक एससी और एसटी का होना जरूरी है। तो इन 5 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जो आलोक रावत जी थे, आलोक रावत जी ये 5 सदस्यों में से पहले व्यक्ति थे, पहले पुरुष थे जिन्हें महिला आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया था। ठीक, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना आलोक रावत जी का। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, कोई ये जरूरी नहीं है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिला होना जरूरी है। बस ये यदि उन्होंने विधि लॉ के थ्रू या जो एनजीओ महिलाओं के लिए जो स्वैच्छिक संगठन काम करते हैं, ठीक, नॉन गवर्नमेंटल हो या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो उनके अंदर काम करने वाले लोगों को, या उन्होंने महिलाओं के नियोजन, महिलाओं की नौकरियों के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन महिलाओं के ग्रुप्स को इकट्ठा करके और उनके लिए छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, कुटीर उद्योग, पापड़ बनाना या ये सब चीजें, तो उनमें इन्वॉल्व कर देते हैं और बाद में जाके वो महिलाएं सेल्फ
डिपेंडेंट होती हैं इकोनॉमिकली, तो ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक, ये उनके क्वालिफिकेशन है 5 मेंबर्स के। सेक्रेटरी मेंबर, सदस्य सचिव के बारे में क्या कहा गया, ये भी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, ध्यान रखिएगा। सदस्य सचिव के बारे में दो में से कोई एक क्वालिफिकेशन भी यदि वो पूरा कर रहा है तो उसे सदस्य सचिव अपॉइंट किया जा सकता है। क्या कर रहा वो, तो केंद्र सरकार ही से अपॉइंट करेगी यदि उसे मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में या किसी सोशल मूवमेंट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो उसका एक्सपर्ट है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो प्रबंध में, संगठनात्मक संरचना में या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सेक्रेटरी मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेक्रेटरी मेंबर गवर्नमेंटल ऑफिसर ही हो, मतलब हो सकता है, लेकिन जरूरी ही नहीं है कि वह एक सरकारी अधिकारी ही हो। अथवा दूसरी क्वालिफिकेशन कि ऐसा कोई अधिकारी, देखिए यहां अधिकारी हो सकता है, ऐसा कोई अधिकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं का या सेंट्रल सर्विसेज के अंदर या कोई वो सिविल पोस्ट को होल्ड करता हो या किया हो उसने, तो ऐसे व्यक्ति को भी कर सकते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो सेक्रेटरी मेंबर है वो गवर्नमेंट के बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है और वो गवर्नमेंट के अंदर किसी सिविल ऑफिस को होल्ड करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन सिविल ऑफिस में क्लियर बोल दिया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज या किसी सिविल पोस्ट को होल्ड करने वाला, या तो वो होल्ड किए हो या वो होल्ड कर चुका हो, मतलब वो अधिकारी रह चुका हो, तो दो में से कोई एक क्वालिफिकेशन भी पूरी करेगा। तो ऐसी स्थिति में सेक्रेटरी मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा उसे, तो ये 7 सदस्यीय आयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि आयोग की सदस्यों की पदावधि क्या होगी और सेवा शर्तें क्या होंगी। देखिए एक्ट में जो लिखा हुआ था कि उसमें यह लिखा हुआ था कि वो 3 साल की अवधि तक, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, वो 3 साल की अवधि तक ही अपने पद पर रहेंगे। लेकिन 1993 में जो रूल्स बने, इसके ध्यान रखना, जो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं इसके, केंद्र सरकार ने जो रेगुलेशन बनाया, रूल बनाया, तो उसके अंदर यह बोल दिया गया था कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो, या तो वो 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा या वो 65 वर्ष तक की आयु के लिए वो अपना पद धारण कर सकता है, जो पहले पूरा हो वहां तक ये अपना पद धारण करेगा। ध्यान रखना दूसरी चीज कि क्या उसे अपने पद पर रीअपॉइंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, वो अपने पद पर रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार ये ध्यान रखना है कि एक बार से ज्यादा नहीं की जा सकती। मतलब सीधी सीधी बात कि वो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकतम 2 कार्यकाल ही कंप्लीट करेंगे, इससे ज्यादा वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। लेकिन क्या जो सेक्रेटरी मेंबर है वो भी अपॉइंट हो सकता है, बिल्कुल अपॉइंट हो सकता है, वो अपने पद पर रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये बाध्यता नहीं है। कौन सी वाली बाध्यता कि वो 2 बार ही होगा, उसे कितनी भी बार चाहे तो सरकार सेक्रेटरी मेंबर के रूप में अपॉइंट कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा जो 7 मेंबर्स हैं उनमें से जो 6 सदस्य हैं सेक्रेटरी मेंबर को छोड़कर, उनके ऊपर एक बाध्यता है कि वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक बार और हो सकते हैं, मतलब 2 बार अपना पद धारण कर सकते हैं। लेकिन जो सेक्रेटरी मेंबर है उसके लिए ऐसी किसी प्रकार की लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है कि वो केवल 2 बार ही होगा, सरकार उसे कितनी भी बार कर सकती है। ठीक है, एक और चीज यहां पर देखना है कि उनकी पद विमुक्ति, क्या उन्हें अपना टेन्योर कंप्लीट होने के पहले भी अपने पद से हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। 2 तरीके से वो हट सकते हैं, एक तो उन्हें हटाना, दूसरा हटना। तो यहां पर ध्यान रखना, अब देखना कभी भी क्वेश्चन यदि आता है कि भाई ये कितने मेंबर बॉडी है, तो हम 7 मेंबर बॉडी ही कहेंगे, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी मेंबर भी एक मेंबर की तरह काम करता है। ठीक, चलिए ठीक है। अब हमने कहा कि रेजिग्नेशन, सबसे पहले तो यदि हटना है तो वो अपना रिजाइन देगा, तो रिजाइन, तो ध्यान रखिएगा रेजिग्नेशन देने का राइट केवल 6 मेंबर्स को है, 7वें मेंबर को नहीं है। मतलब जो 6 मेंबर हैं, चेयरपर्सन और इसके बाद 5 मेंबर्स, वो किसी भी समय अपने पद से रिजाइन दे सकते हैं केंद्र सरकार को। वो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? केंद्र सरकार को। लेकिन सेक्रेटरी मेंबर को ये राइट नहीं है कि वो रिजाइन कर सके। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि क्या यदि रेजिग्नेशन नहीं दे रहे तो टेन्योर कंप्लीट करने के पहले उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? केंद्र सरकार उन्हें अपने पद से हटाएगी। ध्यान रखना, केंद्र सरकार अध्यक्ष या सदस्य को किसी भी समय अपने पद से हटा सकती है। कैसे हटा सकती है? अच्छा, एक चीज यहां पे मैं बता दूं आपको, रेजिग्नेशन का मैंने अभी बताया है, थोड़ा सा ये क्लियर कर लीजिए आप। ये रिजाइन कर सकता है अध्यक्ष कभी भी, ये 5 मेंबर रिजाइन कर सकते हैं। सेक्रेटरी मेंबर यदि वो सिविल सर्विस
के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज या सिविल पोस्ट होल्ड करता है तो ये रिजाइन नहीं कर सकता। लेकिन यदि सेक्रेटरी मेंबर इस क्वालिफिकेशन के थ्रू बना है, किस क्वालिफिकेशन के थ्रू, कि वो मैनेजमेंट का या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या सोशल मूवमेंट का में पार्टिसिपेट या उसमें विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति अपॉइंट किया गया है, तो वो रिजाइन कर सकता है। मतलब यदि मेंबर सेक्रेटरी इस क्वालिफिकेशन के बेस पर मेंबर बना है तो रिजाइन कर सकता है, लेकिन इस क्वालिफिकेशन के बेस पर मेंबर बना है तो रिजाइन नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक। नेक्स्ट, कि क्या उन्हें हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। तो केंद्र सरकार उन्हें हटा सकती है किसी भी समय पर। किन ग्राउंड्स के बेसिस पर? तो वही ग्राउंड है ऑलमोस्ट जो अपन पढ़ते आए हैं पहले, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, या किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध घोषित किया गया है या कारावास से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है जो उसे नैतिक दृष्टि से पतनशील साबित करता है। तो यदि नैतिक दृष्टि से पतनशील साबित होने पर उसे किसी प्रकार का कारावास हो गया है या दंडित किया गया है, तब भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट वन, वो विकृत चित्त का हो गया, मेंटली अनसाउंड हो गया है वो और विकृत चित्त का हो चुका है, वो कार्य करने में असमर्थ है। इसका मतलब क्या है? वो फिजिकली क्वालिफाइड नहीं है कि वो आगे काम कर सके, ठीक। इसके बाद में यदि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य, ध्यान रखना, बिना आयोग को इंफॉर्मेशन दिए लगातार आयोग की 3 मीटिंग्स में एब्सेंट रहते हैं, तब भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा। इंफॉर्मेशन के थ्रू यदि वो एब्सेंट है तो चल जाएगा, लेकिन यदि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो यदि एब्सेंट है लगातार 3 मीटिंग्स में से, तो उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। एक और चीज, अध्यक्ष या सदस्य अपने पद का मिसयूज करते हुए यदि लोकहित के विरुद्ध काम करते हैं, तब भी सरकार उन्हें हटा सकती है, ठीक है। ये अलग बात है कि जब हटाया जाएगा उनके लिए तो उन्हें एक समुचित अवसर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना फेवर रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, मतलब उन्हें सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नोटिस इशू कर दिया हटाने का, उन्हें प्रॉपर समय दिया जाएगा कि आप अपनी बात रखो, आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, तो वो अपना अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद उन्हें हटाया जाएगा। बड़ी चीज कि जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो महिला अध्यक्षा होती हैं, अभी देखा होगा महिलाएं ही अमूमन अध्यक्षा, हालांकि एक्ट में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पर उसके अध्यक्षा के बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री का स्टेटस, कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया है। वो कैबिनेट मंत्री और जितने भी मेंबर हैं इसमें वो राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस रखते हैं। मतलब सीधी सीधी बात, जो प्रोटोकॉल कैबिनेट मिनिस्टर के लिए फॉलो होता है वही आयोग की अध्यक्षा के लिए होगा, और जो राज्य मंत्री का होता है वो आयोग के सदस्यों के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद में आयोग को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, वो कौन कौन से काम करता है। तो आयोग को सिविल कोड की पूरी शक्तियां हैं। अब सिविल कोड की शक्तियां हैं ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि वो एफिडेविट पर स्टेटमेंट ले सकता है, वो समन इशू कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स बुला सकता है, वो कहीं पर जाकर कोई रिपोर्ट मांग सकता है, ठीक। वो एविडेंस, जो भी विटनेस है तो विटनेस को क्रॉस वेरीफाइड कर सकता है, मतलब उसके स्टेटमेंट ले सकता है। ये सब चीजें उसे सिविल कोड के अंदर मिली हुई हैं। आयोग करता क्या है? तो महिलाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में या जो दूसरे लॉ हैं तो उनके रिगार्डिंग जो भी इम्यूनिटीज दी गई हैं, तो उन इम्यूनिटीज से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करना, उन्हें और अच्छे तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इस बारे में ये केंद्र और राज्य सरकारों को रिपोर्ट देते हैं कि आप कैसे इन्हें प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। हर साल ध्यान रखना, आयोग एक रिपोर्ट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। हर साल आयोग, जो भी हम कह रहे हैं कि कुछ नए इनोवेशंस हो रहे हैं या कुछ नई प्रॉब्लम्स आई हैं या महिलाओं के लिए कुछ नए राइट्स होने चाहिए, तो या कुछ लॉ में चेंज होना चाहिए, तो इस रिगार्डिंग वो केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह भी देते हैं। इसके बाद यदि किसी लॉ में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो उसे दूर करने के लिए सजेशंस देते हैं। इसके बाद महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों में जो महिलाओं का पक्ष है वो वहां उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विषयों पर उन्हें स्यूमोटो राइट दिए गए हैं। स्यूमोटो मतलब होता है स्वप्रेरणा, अपनी ही प्रेरणा से किसी घटना को इन्वेस्टिगेट करना या इंक्वायर करना, भले ही उसकी रिपोर्ट ना की गई हो। तो हम कह रहे हैं न्यूज़पेपर में देखकर या मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कमीशन स्यूमोटो लेकर और ऐसे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है जहां पर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है, महिलाओं का संरक्षण प्रदान करने और समता और विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विधियों का क्रियान्वयन प्रॉपर तरीके से यदि नहीं हो रहा है, वहां पर स्यूमोटो ले सकता है। महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उनकी स्थिति, इनका अध्ययन करेगा, उनका
विश्लेषण करेगा और बाधाओं को दूर करने के लिए सिफारिश भी करेगा योजनाओं को केंद्र सरकार को लेकर। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है, उनका सलाह देता है, उनके संबंध में सलाह देता है, राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं ये उसमें नोट्स में प्रॉपर तरीके से दी गई हैं कि कमीशन क्या क्या काम करता है। अच्छा, एक चीज और, कमीशन जो है, जैसे कई सारे आप देखना महिला कारावास होते हैं या महिला सुधार गृह होते हैं जहाँ पर जो विमेन प्रिजनर्स हैं उन्हें रखा जाता है या वहाँ पर उन्हें स्टे कराया जाता है, बहुत सारे सुधार गृह वगैरह। तो वहाँ पर भी ध्यान रखना कि कभी भी महिला आयोग उन क्षेत्रों की जांच कर सकता है, औचक निरीक्षण कर सकता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है वहाँ पर और वहाँ पर कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है उनके राइट्स को लेकर। ठीक है, ये मैंने बताया कि आयोग की शक्तियां क्या हैं, तो उसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां दी गई हैं, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किए थे। ठीक, इसके बाद में आयोग हर साल अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देता है, राष्ट्रपति को नहीं देता, ध्यान रखना। ये प्रतिवेदन या रिपोर्ट अपना कैसे देगा? केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार इसे संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करेगी। ठीक, तो ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है। थोड़ा सा इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर लें तो इसकी जो अध्यक्षा है, पहली अध्यक्षा थी जयंती पटनायक, ये 92 से 95 तक 3 इयर्स के लिए रही। इसके बाद मोहिनी गिरी रही, पार्थ सारथी रही, विवाह पार्थ सारथी, पूर्णिमा अडवाणी रही। इसके बाद गिरिजा व्यास 2 बार अध्यक्षा रही हैं, ध्यान रखना। और सबसे लंबे समय तक अभी तक अध्यक्षा गिरिजा व्यास ही रही हैं, कांग्रेस की लीडर रही हैं। ममता शर्मा रही, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा 2017 से 18 तक ये कार्यवाहक अध्यक्ष रही थी, लेकिन रेखा शर्मा 2018 से लेकर 2021 तक अपनी पहली टर्म के लिए रही हैं और इसके बाद पुनः रेखा शर्मा रही हैं। तो जो रेखा शर्मा हैं ये वर्तमान में भी अध्यक्षा हैं, ध्यान रखना। उनका सेकंड टेन्योर 2021 से लेकर 24 तक या सरकार के अगले आदेश तक होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 महिलाएं ऐसी हैं जो 2 बार महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं, इसमें गिरिजा व्यास और रेखा शर्मा जो अभी हैं। तो ये इतनी चीजें आपको नेशनल विमेन कमीशन में याद रखना है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपको राज्य महिला आयोग के बारे में। ठीक, चलिए तो बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। जैसे हमने राष्ट्रीय महिला आयोग देखा है, वैसे ही राज्यों में भी महिला आयोगों का गठन किया गया था। ये एक अलग बात है कि 1990 में जो राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट पास किया गया था, उसमें कहीं भी स्टेट के लिए महिला आयोगों के गठन का प्रावधान नहीं था। मतलब वो बाध्यता केवल केंद्र सरकार की थी कि वो अपने यहाँ एक गठन करेगा। राज्य सरकारों के लिए यदि महिला आयोग के गठन की बात करें तो ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब उन्हें करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें। देखिए, बिल्कुल उल्टा है। जैसे आप एनएचआरसी पढ़ते हैं तो एनएचआरसी जो एक्ट था उसी के अंदर स्टेट एचआरसी की भी बात की गई थी, लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट है उसके अंदर ऐसी कोई बात स्टेट के ऊपर नहीं की गई थी। तो डेफिनेटली हर एक राज्य अलग अलग तरीके से गठित करेगा। मध्य प्रदेश की बात करें यदि हम, तो मध्य प्रदेश ने 1995 में एक एक्ट पास किया था अपने विधानसभा के द्वारा, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, जिसे कहा गया था मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर विमेन एक्ट। ये 1995 में पास कर दिया गया और इसी एक्ट का सेक्शन 3 जो था उसके अंदर जो राज्य मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है उसका गठन किया गया था 23 मार्च 1998 को। तो ये डेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग कब बना है, तो ये 23 मार्च 1998 को बना है। ठीक है, इसके बेसिक तो ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर दूं। थोड़ा सा कंट्राडिक्शन मुझे देखने को मिला है कंपोजिशन को लेकर, क्योंकि जो एक्ट है उसके अंदर ये जो 5 मेंबर हैं इसकी जगह 6 मेंबर लिखा हुआ है एक्ट के अंदर। जो आप एक्ट उठा के देखोगे, आप स्टेट कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1995 यदि आप जाओगे उसके अंदर, तो उसके अंदर जो मेंबर्स हैं तो यहाँ 5 की जगह 6 लिखे हुए हैं। जबकि यदि आप जो मध्य प्रदेश विमेन कमीशन की साइट पर जाएंगे, ऑफिशियल साइट पर, तो वहां पर 5 मेंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक, तो हम 5 लेके चलते हैं। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके रिगार्डिंग कोई रूल या रेगुलेशन मुझे मिला नहीं एक्चुअली नेट पर, हो सकता है कहीं निकला हो पर मुझे मिला नहीं। तो हम कंपोजिशन में अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सचिव लेके चल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि स्टेट जो नेशनल विमेन कमीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए संरचना की बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस अध्यक्ष के लिए मध्य प्रदेश जो लेजिस्लेशन है उसने सेट कर रखा है कि वो महिला ही होगी। हमने देखा था
कि जो नेशनल विमेन कमीशन है उसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रखा गया था कि वो महिला होगी। ये अलग बात है कि अध्यक्षा अभी तक महिलाएं ही बनाई गई हैं, पर मध्य प्रदेश का जो एक्ट है उसके अंदर तो राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष पद पर उसी महिला को अपॉइंट किया जाएगा जिसने सामाजिक क्षेत्र में काम किया हो, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या महिलाओं के हित में काम करने वाली ऐसी किसी महिला को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अध्यक्षा महिला ही होगी। दूसरी चीज कि आयोग 7 सदस्यीय है, जो मैं कंट्राडिक्शन बता रहा था आपको, एक्चुअली उसमें एक्ट में जो लिखा हुआ है पहले वो देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है 1+6+1, मतलब ऐसा यदि हम देखें तो ये तो 8 सदस्यीय हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्ट इसमें। लेकिन जो विमेन कमीशन की साइट है उसमें यहाँ 6 की जगह 5 लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है, जो 6 मेंबर्स हैं तो इनमें ये लिखा हुआ है कि इन 7 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स गवर्नमेंटल हो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल होंगे और केवल एक मेंबर गवर्नमेंटल होगा। मतलब ये 6 मेंबर्स में से एक गवर्नमेंटल मेंबर भी इसमें शामिल किया गया है। तो 6 इसमें गैर शासकीय सदस्य होंगे और एक शासकीय सदस्य होगा, गवर्नमेंटल होगा, और एक मेंबर सेक्रेटरी अलग से लिखा हुआ है उसके अंदर। तो यदि एक्ट की बात करें तो 8 दिख रहे हैं, लेकिन जो कमीशन की साइट है उसमें हमें 7 दिख रहे हैं। हम बात करते हैं इन 5 सदस्यों की। पहले ये अध्यक्ष तो आपको समझ में आ गया कि अध्यक्ष हमेशा ध्यान रखना नॉन गवर्नमेंटल पर्सन होगा जनरली, और वो महिला ही होगी और उसने महिला क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अच्छा खासा काम किया हो। यदि हम इन 5 सदस्यों की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक होना चाहिए लॉयर, एक अच्छा वकील होना चाहिए, इसके अलावा 2 सोशल वर्कर होना चाहिए, एक एजुकेशन फील्ड से होना चाहिए, एक हेल्थ फील्ड से होना चाहिए। तो ये हो जाएंगे 5। लेकिन यदि इसमें एक शासकीय मेंबर या गवर्नमेंटल मेंबर जो डिस्कस किया गया है और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो हो जाएंगे 6, जैसा कि एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 मेंबर हो सकते हैं या 5 मेंबर हो सकते हैं, जो भी हो। अभी रिसेंट तो मैंने 7 ही देखे हैं। ठीक है, तो ये जो 5 मेंबर हैं ये क्या होना चाहिए, तो एक लॉयर होना चाहिए, ने प्रोमिनेंट लॉयर हो वो, 2 हो जाना चाहिए सोशल वर्कर, एक हेल्थ वाले फील्ड से होना चाहिए और एक एजुकेशन वाले फील्ड से होना चाहिए। पर इन 7 सदस्यों में जो यदि 6 और एक 7 देखें हम, यदि इसे मानते हैं अपन, तो एक शासकीय सदस्य होगा और 6 अशासकीय सदस्य होंगे। एक सचिव की भी बात की गई है जिसे मेंबर सेक्रेटरी कहा जाता है। जो सदस्य सचिव है, सदस्य सचिव के बारे में बोला गया है कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, लेकिन वो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। मतलब जो सिटिंग डिप्टी सेक्रेटरी है उसके ऊपर रैंक का अधिकारी है उसे सदस्य सचिव के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, तो देखा जाए तो आयोग, यदि हम एक कंक्लूजन पर जाएं तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस करिए कि ये आयोग 7 सदस्यीय है जिसमें 6 सदस्य अशासकीय हैं और एक सदस्य शासकीय है। मैं थोड़ा सा कंट्राडिक्शन इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आप खुद जाके देखिएगा या वेरीफाई करके देखिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूं उसमें प्रॉपर तरीके से कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाया है कि 7 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं। क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं, आप एक्ट में जाके देखिए, उस एक्ट में कोई अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया गया है। उस एक्ट के अंदर जो कंपोजिशन दिया गया है उसमें 1+6+1 दिया गया है, जबकि बहुत सारे जो आप दूसरे जो बुक्स वगैरह देखेंगे या कोई मैगजीन देखेंगे तो वहां पर यहाँ 5 सदस्य लिखे हैं। अब ये क्यों लिखा गया है ये मुझे नहीं है पता है। विमेन जो कमीशन है उसकी साइट पर यहाँ 5 लिखा हुआ है। ठीक, मैंने रूल्स भी देखे हैं, रूल में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि वो जो 6 सदस्य हैं। मे बी पॉसिबल कि जो एक्ट है तो एक्ट में जो सदस्य सचिव है उसे एक शासकीय सदस्य इन 6 में काउंट किया गया। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप एक्ट पढ़ोगे तो उसमें जो सदस्य सचिव है उसे अलग से मेंशन किया गया है, उसे यहाँ पर शासकीय कर्मचारी की तरह नहीं बताया गया है। तो जो भी हो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये उसका कंपोजिशन है। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा, तो जो एक्ट है उस एक्ट के अंदर अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि तक, या जो राज्य सरकार इसके लिए नियत कर देती है, यदि 3 से वो आगे ले जाना चाहे तो राज्य सरकार इसके लिए कर सकती है, लेकिन एक बार में उनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष का होगा। यहां पर जो एज क्राइटेरिया 65 ऑफ एज है वो नहीं लिखा हुआ है एक्ट के अंदर। तो सदस्यों का कार्यकाल और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। इसके बाद में लेकिन सदस्य या अध्यक्ष किसी भी समय पर अपने पद से रिजाइन कर सकता है, वो अपना रेजिग्नेशन स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन नहीं दे सकता है कौन सा मेंबर, गवर्नमेंटल मेंबर। जो गवर्नमेंटल मेंबर है, मैंने बताया था कि 6 नॉन गवर्नमेंटल है, एक गवर्नमेंटल है, तो जो एक गवर्नमेंटल मेंबर है
है वो रिजाइन नहीं दे सकता है। ये रिजाइन करने का राइट उन 6 नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स को है। लेकिन जो जो राज्य सरकार है वो इसके बावजूद सदस्यों को अपने पद से कार्यकाल खत्म होने के पहले भी हटा सकता है, और वो प्रोसेस बिल्कुल वही है जो हमने पढ़ा हुआ था अभी नेशनल कमीशन के अंदर कि यदि वो दिवालिया हो गया हो, यदि वो विकृत चित्त का हो गया हो, यदि वो अपना कार्य करने में असमर्थ होता है, यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, वो जो पूरी कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी या लगातार 3 मीटिंग्स में वो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन यदि एब्सेंट रहता है तो इस आधार पर भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है स्टेट कमीशन के बारे में। थोड़ा सा ये और देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो कमीशन बना है स्टेट का, उसकी पहली अध्यक्षा जो है वो श्रीमती हेमवती पोर्ते थी। 1998 में ये अध्यक्षा बनी थी। कृष्ण कांता तोमर, उपमा राय, लता वानखेड़े, और अभी 2020 में शोभा ओझा इसकी अध्यक्षा बनाई गई थी। लेकिन 2022 में शोभा ओझा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इनके इस्तीफे के बाद में अभी भी वर्तमान समय में यदि हम देखें तो ये पद अभी खाली है। मतलब मध्य प्रदेश जो महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग, उसमें अभी कोई अध्यक्षा नहीं है। ये पद पूरी तरह से अभी खाली बना हुआ है। ठीक, तो ये चीजें आप स्टेट कमीशन के अंदर पढ़ के जाइएगा। चलिए एक चीज और बताना थी मुझे इसके बारे में। जो नेशनल कमीशन है उसकी तरह ही जो स्टेट विमेन कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय जिसे बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। साथ ही ध्यान रखना कि इसका जो अध्यक्ष है उसे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री की तरह है, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ओके।